साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले 24 घंटे में काफ़ी उथल-पुथल हो रही है यूएस में, ईरान में और इज़राइल में। मैं जानता हूं कि ये जो अनकंडीशनल सरेंडर वाली खबर है, इस पर डिस्कशन लाने में मैंने काफ़ी देर कर दी, पर क्या करूं, यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बिजली नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। पर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में और अगले 24 घंटे में क्या होने की संभावना है। तो साहब, बात यह है कि कल जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग से लौट लिए थे, तो उसके बाद शाम के टाइम एक खबर वायरल हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उनका, अपना खुद का है, एक्स पर नहीं करते हैं वो, ट्रुथ सोशल करके अपना एक बनाए हुए हैं अलग से, उस पर उन्होंने एक वाक्य लिखा। ये था अनकंडीशनल सरेंडर। तो पहले मैंने उसको देखा एकदम से, तो मुझे लगा शायद सरेंडर करवा दिया, जैसे सीज फायर की बातें उन्होंने लिखी थी ना, उस तरह से। फिर पता चला कि ये ईरान से कह रहे हैं कि आप जो है अनकंडीशनल सरेंडर कीजिए, यानी कि बिना शर्त सरेंडर करो, ईरान की एक भी शर्त नहीं मानी जाएगी। फिर हमने इतिहास के कुछ पन्नों को दिमाग में दोहराया, तो याद आया कि इस तरह के जो वाक्य हैं यूज किए जाते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। याद कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, तो अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया था। उसके बाद जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, इन सभी एक्सियल पावर ने अनकंडीशनल सरेंडर किया था। ये शब्द वहां से ज्यादा चर्चित हुआ था, और इसके बाद कई किताबें लिखी गई थी, उन किताबों का शीर्षक यही था, अनकंडीशनल सरेंडर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दो, जितने भी लोग तेहरान में हैं सब खाली हो जाओ, चाहे विदेशी हो, चाहे तेहरान के हो, चाहे कोई भी हो, तेहरान बिल्कुल पूरी तरह खाली कर दो। तो इस तरह के खाली करने के जो संकेत हैं वो तभी दिए जा सकते हैं जब बहुत बड़ी बमबारी वहाँ की जाए, न्यूक्लियर लेवल की जाए। तो क्या न्यूक्लियर लेवल की बमबारी होगी या न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाएगा? क्योंकि ईरान ने जो अपने यूरेनियम को एनरिच करने का कार्यक्रम चलाया है, वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में, पृथ्वी की गहराई में जाके काम होता है। तो बंकरों में जाके काम हो रहा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। तो इजराइल के पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है कि इतनी गहराई में जाकर के उसे डिस्ट्रॉय कर पाए। ये इक्विपमेंट यूएस के पास है। अब या तो इजराइल के बिहाफ पे यूएस इस काम को करेगा, अगर उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो जाहिर सी बात है रेडिएशन फैलेगा, तो वो भी अपने आप में एक न्यूक्लियर अटैक जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं क्या यूएस ने ऐसी योजना बनाई है? इस पर विचार करने वाली बात है। उसके अलावा बड़ी चीज ये है कि लगातार जो ट्विटर वॉर है वो ट्रंप और ये जो चचा हैं इनके बीच हो रहा है, ये जो खमैनी है। तो इनका ट्विटर वॉर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ट्रंप ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर। उसके बाद ट्रंप ने नीचे एक और ट्वीट किया, जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, ये जो खमैनी है, एक तो समझ में नहीं आता है खमैनी है कि खमेनी है, इनकी स्पेलिंग में अंतर है। पहले वाला जो था 1979 में आया था, वो खमेनी था, पता नहीं खमेनी, ये खौमेनी, अंदर से खां सुनने वाला खौ। अब पता नहीं क्या है, आप समझ जाओ, चचा की बात चल रही है। सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपा है हमें पता है, ट्रम्प चचा ये कह रहे हैं। ही इज एन इजी टारगेट, हमारे लिए इसको टारगेट करना बहुत इजी है, बट इट इज सेफ देयर। पर अभी अभी ये सेफ है, हम इससे कुछ कह नहीं रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट, अभी हम इसे मारने वाले नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, फिलहाल अभी तो नहीं मार रहे हैं। बट वी डोंट वॉन्ट मिसाइल शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, पर हम नहीं चाहते कि मिसाइल सिविलियंस पर या अमेरिकन सोल्जर्स पर गिरे। अब अमेरिकन सोल्जर्स पर मिसाइल गिरे, इसका मतलब ईरान में अमेरिकन सोल्जर्स भी हैं, हो सकता है हो, क्या पता चल रहा हो मामला। आर पेशेंस इज वियरिंग थिन, हमारा पेशेंस अब सिकुड़ता जा रहा है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, सभी का धन्यवाद इस मैटर पर अटेंशन देने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने चेतावनी दी कि हमें पता है कि चचा कहां छुपे हुए हैं। उसके बाद ये चचा के एक के बाद एक ट्वीट आते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति हमें डरा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान के लोग सरेंडर कर दें उनके सामने। हम उनसे कहना चाहते हैं कि डराना उनको जो तुमसे डरे, हम ईरान के लोग डरने वाले नहीं है इस तरह की धमकियों से, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद द लीडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशंस टेलीवाइज्ड मैसेज टू द ईरानियन नेशन विल बी ब्रॉट, अच्छा ये तो वो है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात कही, अब देखिए, ये तो ये है कि थोड़ी देर बाद ये जनता को संबोधित करेंगे। We must give a strong response to the terrorist Zionist regime. We will show the Zionist no mercy. ये जो Zionist है, इसका मतलब ज्यूस की बात चल रही है। जब यहूदी यानी कि जो इजराइल के लोग हैं, जब दुनिया भर से इकट्ठे होकर के अपने इजराइल की तरफ मूव करना स्टार्ट किए थे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो एक मूवमेंट चलाया था जिसे जायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो ये जायनिस्ट शब्द यहूदियों के लिए है, इजरायली लोगों के लिए है। तो उनका कहना यह है कि हमें इजरायलियों को, टेररिस्ट इजरायलियों को बड़े से बड़ा सबक देना है और उनके ऊपर किसी तरह की कोई दया नहीं बरतनी। ऐसा ये चचा क्यों कह रहा है? क्योंकि चचा को पता है कि आज नहीं तो कल मैं मारा जाऊंगा, मेरे मरने के बाद भी लोगों में ये भाव रहना चाहिए कि हमें किससे लड़ना है। तो ये अपने लोगों में संदेश कन्वे करना चाह रहा है कि हमारी लड़ाई ये जायनिस्ट
लोगों से है। अच्छा, ये लोग एक डायलॉग और बोलते हैं कि हमें यहूद और हनूद से लड़ना है। यहूद यानी यहूदी, ज्यूज, हनूद यानी कि हिंदुओं से लड़ना है। तो ये जानबूझ करके इस तरह की बातों को आगे कन्वे करते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में भी वही नफरत की भावना आगे ट्रेवल कराई जा सके जो इन्होंने वहां पर इतने साल से बोई है। ठीक है साहब। उसके बाद फिर वही कि यही जो जायनिस्ट रिजीम है ये एक मैलिशियस अटैक कर रही है हमारी कंट्री पर, और ये भी ऐसी समय पर जब हम यूएस के साथ एंगेज कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, उधर से इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। बताओ ये कहाँ का न्याय है। और ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं दिया गया कि मिलिट्री मूव किया जा रहा है हमारे ऊपर। इस तरह की ये बातें शिकायत कर रहे हैं। द हार्म यूएस विल सफर विल डेफिनेटली बी irreparable इफ दे एंटर दिस कॉन्फ्लिक्ट मिलिटरीली। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में आता है अपनी मिलिट्री लेकर के, तो यूएस को इतना बड़ा जो है घाटा होगा, हार्म होगा, कि वो उससे रिकवर नहीं कर पाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि यूएस इस मैटर में आ गया है, ये 100% अब कंफर्म हो चुका है। और फिर वही वाली बात कि अगर हमको उसने नुकसान पहुंचाया तो हम उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है साहब। तो ये लगातार इस तरह के अपने ट्विटर पर ट्वीट करके एक वॉर इनका चल रहा है, बहस चल रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है साहब? इसके अलावा हो ये रहा है कि खमेनी ने वही वाली बात कही है कि हम किसी पर कोई दया नहीं बरसेंगे। अच्छा, ये चीज तब हुई है, खबर ये आई है कल ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल बरसा दी है। अब हाइपरसोनिक क्या होता है? साउंड की जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है, और कोई भी चीज अगर साउंड की स्पीड से चल रही है तो उसे 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक। ठीक है साहब। अगर 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक की स्पीड से चलने वाला कोई मिसाइल है तो उसे बोला जाता है सुपरसोनिक। यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना स्पीड तक अगर चल रहा है तो सुपरसोनिक कहा जाता है। अगर 5 गुना से भी अधिक चल रहा है तो हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है ईरान ने इजराइल पर। अब ये इतना तेज आता है कि इंटरसेप्ट जब तक आप कर पाइएगा तब तक ये अपना काम कर देता है। तो इस लेवल का अटैक है। बताते हैं कि ईरान ने इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया है। और उधर खबर ये आ रही है कि इजराइल ने ईरान के, देखिए, तेहरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हमला किया है और उसे नष्ट कर दिया है। यानी हमला अब इस लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है जी। उसके अलावा एक खबर और आ रही है, वो ये कि रशिया पीछे हट चुका है। रशिया का कहना यह है कि हम खुद अपने वॉर में उलझे हुए हैं, हम इस चीज में नहीं पड़ेंगे। याद करो कल की वीडियो में मैंने आपसे यही कहा था कि रशिया को सबसे पहले सीरिया से हटाया, उसके बाद रशिया को यूक्रेन से तो पहले से उलझा ही हुआ था, यूक्रेन से फिर अभी अटैक करवाया कुछ दिन पहले, ड्रोन हमला, और रशिया को यूक्रेन में इस तरह से उलझा दिया है कि रशिया इस तरफ देखे भी ना। रशिया के हित में भी यही है कि रशिया इस तरफ देखे ना, क्योंकि रशिया अगर ईरान को बचाने आएगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि रशिया बिखरता चला जाएगा और रशिया का सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर रशिया ये चाहता है कि यूएस को टक्कर देने वाले 3-4 बड़े देश रहें दुनिया में, तो इस समय ज़रूरी है कि ईरान को उसके बेसिस से लड़ने दे। ठीक है साहब। ये वहाँ पर रशिया की नीति है और रशिया इसमें नहीं आने वाला। रशियन साहब कह दिया भाई मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, और आप अपना देखिए, मैं अपना देख रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना आ सकता है। चाइना के भी चांसेस कम है। चाइना अपनी फौज वौज लेकर के नहीं आएगा। चाइना लॉजिस्टिक सपोर्ट भेज सकता है, उसके चांसेस हैं। ठीक है जी। तो ये अभी तक की बात है। अब समझिए कि ये जो इजराइल है अभी ये खमेनी को मार क्यों नहीं रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है, और यूएस भी क्यों अभी तक रुका हुआ है, क्यों टूट के ईरान पर नहीं बरस रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज मान लीजिए खमेनी को मार दें, ठीक है साहब, तो वहां पर जो इस समय लीडरशिप है उसकी कमी हो जाएगी। लीडरशिप की कमी वैसे ही हो चुकी है देखा जाए तो। खमेनी के नीचे जो आर्मी का जनरल होता था ईरान का, उसको इजराइल ने पहले मार दिया, फिर उसकी जगह दूसरे को प्रमोट करके जनरल बनाया, उसको भी मार दिया। इस समय खौफ का आलम यह है कि कोई जनरल बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि हमें जैसे ही बनाया मार दिया जाएगा। जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले, उन्हें मार दिया गया है, साइंटिस्टों को मार दिया गया है, यानी हर ब्रांच का जो हेड था उसे मार दिया गया है। इसलिए अब कोई नया हेड बनने को तैयार नहीं है। और जो खमेनी की टीम थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। केवल ईरान में जो सत्ता अभी टिकी हुई है वो खमेनी के नाम पर टिकी हुई है। अगर खमेनी भी इस समय मर जाता है तो ईरान में सत्ता, किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में ईरान में जो कई सारे छोटे छोटे जो ग्रुप बने हुए हैं जो अपनी अपनी सत्ता के लिए परेशान हैं, इसी क्रम में कुर्द लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ईरान का एक हिस्सा, इराक का एक हिस्सा, उधर सीरिया का एक हिस्सा मिला करके कुर्दिस्तान नाम का देश बनाए। वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। शियाओं का ग्रुप जो मिलिटेंट ग्रुप है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सुन्नियों का अलग एक्टिवेट हो जाएगा। तो ईरान एक कई सारे ग्रुप्स के आपस के झगड़े का एक तरीके से गढ़ बन जाएगा, जहां पर बहुत सारे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे सीरिया में हो रहे थे एक टाइम पर। ठीक है, अभी भी हो ही रहे वहां पर। तो ऐसी स्थिति में
यूएस के लिए और ज़्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ईरान है वो 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है। और अगर वो ऐसे छोटे-छोटे ग्रुपों के हाथ में सत्ता आ गई और किसी एक के भी हाथ में ये 60% एनरिच्ड यूरेनियम लग गया, तो ये उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और तब जाके यूएस के लिए नेगोशिएट करना और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो कम से कम एक है तो जिसके नाम पर सरकार चल रही है। तो इज़राइल अभी ये चाहता है कि कैसे भी करके, एक खबर ये आई है कि साहब, जो पहले ईरान का शाह हुआ करता था, जब 1979 में ईरान में क्रांति आई थी, जब ये जो खमेनी आए थे, उससे पहले वहां पर शाह का शासन चलता था, जिस शाह का नाम है मोहम्मद रिजा पहलवी। ये जो शाह है, इसका शासन होता था। ये काफी प्रो वेस्ट था, यूएस की तरफ झुका हुआ था, इजराइल की तरफ झुका हुआ था। इसको हटा के ही ये खमेनी लेकर के आए ईरानियन रिवॉल्यूशन, जिसमें पूरी तरह से सब कुछ इस्लामिक हो गया। तो इसका एक बेटा है जो अभी तक जीवित है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि जो इनका बेटा जीवित है, हम इसको पहले ईरान से निकाल करके बाहर लेकर के आएंगे, इसको बाहर लाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब इनका प्लान क्या है साहब, मतलब उन्होंने बताया नहीं है पर मैं बता रहा हूं। इनका प्लान ये है कि जो नई सत्ता सौंपी जाएगी, इसी शाह को दोबारा सौंपी जाएगी जो पहले वाले शाह का बेटा है। पर पहले इसको ईरान से बाहर निकाल के लाओ, इसको ऑफिशियली ईरान का कुछ रूलर डिक्लेयर कर दो, उसके बाद उसे मारो और इसे तुरंत सत्ता पे बैठा दो, जिससे कि वहां पर सिविल वॉर होने से बच जाए। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो ये चल रहा है। आप देखना, जैसे ही खमेनी हटता है उसके बाद शाह का शासन फिर आएगा। इस वीडियो को सेव कर लेना आप, ठीक है साहब। आप ही बनेंगे, टेंशन मत लो, फिर जो यूएस का है वही करना, बढ़िया चलेगा मामला। अभी यही होना है। तो इसीलिए इजराइल इसी बात का इंतजार कर रहा है कि पहले इसे ठीक ठाक तरीके से निकाल लिया जाए। खमेनी को तो आराम से उड़ा लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में जब भी ये शाह को वहां से निकाला जाएगा, लाया जाएगा, वट उसके बाद ही आप देखेंगे कि बड़ी खबरें आएंगी कि ईरान में ये हो गया, ईरान में वो हो गया। और एक तरह से पूरी दुनिया भी स्पष्ट हो चुका है, पूरी दुनिया में, कि यूएस खुद इस युद्ध में उतरेगा और बड़े स्तर पर ईरान को जो है अब खत्म करेगा। और इस प्रकार खत्म करेगा कि रिजिम भी चेंज होगी, कल्चर भी चेंज होगा, वहां पर न्यूक्लियर बम भी खत्म कर दिया जाएगा। और अब जो सत्ता नई आएगी वो पूरी तरह से यूएस के पक्ष में काम करेगी, जिसमें यूएस को नेचुरल गैस मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी अपडेट आती है, ठीक है। हमने इससे पहले भी पाकिस्तान वाला एक वीडियो डाला है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को, दोनों को यूएस किस तरह से यूएस में लाना चाह रहा था, और सीज फायर का जो चौधराहट ट्रंप ने दिखाई थी उसको सिद्ध करना चाह रहा था। तो उस वीडियो को भी देख लेना, इसको भी हमने अभी बता दिया है। अगर कोई और अपडेट आती है तो हम फिर से आएंगे। मिलते हैं, नमस्कार।